अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम एक स्पेशल रिपोर्ट है जो मेरी रिसर्च और पर्सनल जो मेरी अटैचमेंट रही है अरब कंट्रीज़, ख़ासतौर पे सऊदी अरब और इमारात के साथ, उस हवाले से आपके सामने एक रिपोर्ट रखूँगा। पहले मैं ज़रा ये एक सामने रखूँगा कि ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जापान के ट्रिप पे जब गए थे तो जापान के प्राइम मिनिस्टर इनके साथ एक कमरे में मिले थे। इस कमरे में ना बड़े बड़े झूमर थे, ना महंगे कारपेट थे, ना सोफे बड़े बड़े, और पूरा एक लग्जरियस रूम नहीं था, एक सिंपल सा जैपनीज एटमॉस्फेयर का रूम था। और उसमें मिले और उसमें कोई लंबी चौड़ी, आप देखते हैं ना कि जब एक प्रेसिडेंट दो बैठे होते हैं तो लाइन से फिर इनकी पूरी कैबिनेट बैठी होती है, और ये सब ऐसा कुछ नहीं। हाँ, जब ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं तो एक कॉन्फ्रेंस रूम में दोनों टीमें बैठती हैं और वो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक सिंप्लिसिटी है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जापान के पास पैसा नहीं है। जापान दुनिया की इस वक्त चौथी बड़ी इकोनॉमी ऑन पेपर, और आज से कुछ अरसे पहले तक तो ये दुनिया की टॉप इकोनॉमी में से एक थी। दुनिया में जो जापान का एक्सपोर्ट होता था, ख़ास तौर पे जो इनोवेशंस और जो चीज़ें हैं, आज भी लोग जापान जाते हैं तो बताते हैं कि किस तरह की वहाँ की लाइफ है। वहाँ पे क्राइम रेट बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे मतलब कुछ सेकंड अगर ट्रेन लेट हो जाए तो एपोलॉजी डायरेक्ट मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट या रेलवे मिनिस्टर की तरफ से आती है। एयरपोर्टों का हाल अच्छा है, ट्रेन स्टेशनों का हाल अच्छा है। आम जापानीज लोग कानून की छोटी छोटी चीज़ों की पाबंदी करते हैं, और जापान की तरक्की में उसकी सोसाइटी को इस तरह से बनाना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये चीज़ें थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो छोड़ें, आज के जो दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलाते हैं, अमेरिका, यूरोप वगैरह, उसमें भी कानून की ऐसी चीज़ नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पे कितना क्राइम है और सब कुछ है, लेकिन और दिखावा कितना है। ख़ास तौर पे जितना गरीब मुल्क, एक मिसाल ले लें पाकिस्तान। पाकिस्तान के आप प्रेसिडेंशियल पैलेस को देखेंगे तो आपके माथा घूम जाएगा कि ये गरीब मुल्क है। प्राइवेट जेटों में सफ़र करते हैं इनके लीडर जब भीख मांगने जाते हैं। लेकिन जापान की सिंप्लिसिटी से दुनिया को एक सबक हासिल करना चाहिए। अजीज़ दोस्तों, सऊदी अरब, इमारात, ख़ास तौर पे मैं इन गल्फ़ कंट्रीज़ देखें, जीसीसी जो है ना, गल्फ़ कोऑपरेशन कंट्रीज़ जो 6 मुल्कों पे है, वो है सऊदी अरब, इमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान। ये बेसिकली एक ही पेनिनसुला है, ज़मीन का एक ही टुकड़ा है जिसमें ये छोटी छोटी रियासतें बनाई गई हैं। हिस्टोरिकली इस इलाके में कबीले रहते थे, अरब बदू कबीले रहते थे, और प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद ये यूनिफिकेशन हुआ कि पूरे अरब पेनिनसुला पे पहले कब्ज़ा हुआ मुसलमान जो खलीफा थे उनका, और फिर ज़ाहिर आगे फिर ईरान, सीरिया, इराक़ और यूरोप तक बढ़े। इस तरफ आप देखें तो इंडिया तक पे मुसलमानों ने रूल किया, इंडोनेशिया तक गए, अफ्रीका में आधे अफ्रीका पे कब्ज़ा हो गया। लेकिन बाद में जब तरक्की हुई और मुसलमान सल्तनतों ने भी जब डेवलप किया तो यहाँ से कैपिटल हटा के पहले कूफा लेके गए, फिर दिमिश्क लेके गए, और बढ़ते बढ़ते बगदाद, और कब कैपिटल चेंज होता रहा। इस इलाके में एज सच उस ज़माने के हिसाब से जो ज़रूरियात थी, जैसे कि मेन चीज़ होती थी खेती बाड़ी, तो सऊदी अरब दुनिया का वाहिद कंट्री है जहाँ पे कोई दरिया नहीं है, और यहाँ पे खेती नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो बस एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस के लिए मक्का मदीना था। बाकी कोई छोटे छोटे कबीले रहते थे, इनको कोई पूछता भी नहीं था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेज़ और अमेरिका ने देखा कि इस इलाके में दुनिया की सबसे ज़रूरी जो चीज़ अब बन गई है वो है पेट्रोल और गैस, क्योंकि ये एनर्जी के सोर्सेज हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और दुनिया में जो हवाई जहाज़ और ये गाड़ियाँ और तरक्की हो रही है उसके लिए ये ज़रूरी कंपोनेंट है। तो इस इलाके की अहमियत इनके सामने आई। तो ओटोमन एम्पायर से छीनने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अरब अपराइजिंग हुई। लॉरेंस ऑफ अरबिया का कैरेक्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ें ज़रूर, इससे आपको अंदाज़ा होगा। और यहाँ से फिर रीयूनिफिकेशन हुई, और जो
मेन कबीला जो सबसे बड़ा था वो नजद, जो कि आज ये रियाद कैपिटल जो रियाद है उस इलाके में नजद का कबीला था, और वहाँ पे सल्तनत नजद होती थी। उसके बादशाह थे किंग अब्दुल अज़ीज़। और फिर किंग अब्दुल अज़ीज़ ने एक्सपेंशन किया और हज्जाज जो प्रोविंस था, जो कि रिलीजियसली मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जहाँ मक्का मदीना था, उस पर कब्ज़ा किया। और नॉर्थ में दहरान, दम्माम, जुबैल, उन इलाकों पे कब्ज़ा किया। और फिर 1935 में एक कंट्री सऊदी अरब के नाम से बना। लेकिन इस सऊदी अरब के चारों तरफ जो छोटी छोटी जगहें थीं जहाँ कबीले आबाद थे, उनको इंग्लैंड ने अपने कब्ज़े में रखा और उनको कॉलोनी बना के रखा, कि पता था कि आगे चल के अगर ये सारे इलाके भी सऊदी अरब में शामिल हो गए तो फिर सोचें कि कुवैत, इमारात, ओमान, बहरीन, कतर, गैस और पेट्रोल के हवाले से ये 5 कंट्रीज़ कितने इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये सब भी सऊदी अरब के अंदर शामिल होते तो आज फिर एनर्जी सोर्सेस का कब्ज़ा सिर्फ सऊदी अरब के पास होता। और मक्का मदीना होने की वजह से कभी भी ये हमला डायरेक्ट यहाँ पे कर नहीं सकते कि फिर पूरी दुनिया का मुसलमान यूनाइटेड हो जाएगा। तो इसलिए इस इलाके की इम्पोर्टेंस को नज़र में रखते हुए इन छोटी छोटी रियासतों को, कबीले वहाँ पे थे, उनको अमीर बना के बिठाया हुआ था, लेकिन रूल यूके का चलता था। फिर आस्ते आस्ते उनको भी आज़ादी दी। 1962 में इसको कुवैत को आज़ादी मिली, 71 में इमारात और बहरीन को मिली, और यहाँ के जो कबीलों के सरदार थे उनको वहाँ का अमीर बनाया, अमीर कुवैत, अमीर कतर, अमीर सुल्तान का काबूस बनाया इधर अपना ओमान में। बहरीन में भी खलीफा के नाम से जो बादशाह था वहाँ पे। और बाकी जो 7 छोटी छोटी रियासतें थीं उनको मिला के एक कंट्री बना दिया, यूनाइटेड अरब इमारात। उसमें अबू धाबी सबसे बड़ा था, फिर दुबई, फिर शारजा, फुजेरा, उम्मुल क़ुयून, रासुल खैमा और एक और। तो ये है कि ये 7 रियासतों के ऊपर इमारात बनाई गई। इसमें भी मेन कंट्रीब्यूटर या जो पैसा है वो अबू धाबी और दुबई के पास है। तो बीइंग लार्जेस्ट इन द कंट्री अबू धाबी, उसको उसका प्रेसिडेंट होता था, उसका जो रूलर होता था प्रेसिडेंट होता था सुल्तान जैद बिन सुल्तान अल नहयान। और जो दुबई का होता था रूलर शेख राशिद अल मखदूम थे, वो प्राइम मिनिस्टर कहलाते थे इमारात के। और उनकी एक सुप्रीम काउंसिल होती थी जिसमें 7 स्टेट के रूलर बैठ के इमारात के मामला डिसाइड करते थे। लेकिन मेनली दुबई, अबू धाबी इम्पोर्टेंट होते थे। मैं शुरू करूँगा सऊदी अरब से। पहले आपको मैं ये ऑयल प्रोडक्शन 2024 की बता दूं कि एक इम्प्रेशन है कि सारा ऑयल जो है ये इन कंट्रीज़ में है, तो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसर है ना वो अमेरिका है, और 13.40 मिलियन बैरल पर डे अमेरिका प्रोड्यूस करता है। दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब 10.82 मिलियन बैरल पर डे, फिर रशिया है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है। तो ये है कि और फिर इराक है, फिर ईरान है, फिर इमारात, कुवैत वगैरह आते हैं। तो ये है कि ये बताने से के अलावा अब क्या है कि आज से 20 साल पहले तक सऊदी अरब एक बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव इस्लामिक शरिया पे सख्ती से पाबंदी और बिल्कुल ही लिबर्टी नहीं हुआ करती थी रिलीजियसली। महरम का पाबंदी रखी गई थी। महरम जो औरत के 4 रिश्ते होते हैं, बाप, भाई, शौहर और बेटा, उसकी इजाज़त के बगैर औरत अपने घर से बाहर पाँव नहीं रख सकती थी। वो कानून जो आज अफ़गानिस्तान में लागू है वो कानून था। औरतें ड्राइव नहीं कर सकती थीं, औरतें जॉब नहीं कर सकती थीं। इसके अलावा मतलब कोई खेल कूद, कोई सिनेमा, कोई मनोरंजन, कोई म्यूज़िक कंसर्ट कुछ नहीं होता था। हमने तो वहाँ पे बचपन भी गुजारा है और जवानी में भी कई साल रहा हूँ मैं। तो मुझे तो वहाँ का सख्ती का वहाँ पे जो हिसाब किताब है, लेकिन अब इन हवालों से, शरीयत के हवालों से काफ़ी लिबर्टी दे दी है। एक तो सबसे बड़ा काम जो मेरी नज़र में किया है वो ये किया कि आप मोहम्मद बिन सलमान ने ये ऐलान कर दिया कि हदीस चूँकि प्रॉफिट मोहम्मद के गुजर जाने के 200 साल बाद लिखी गई थी तो उनकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है, और हमारे लिए सिर्फ कुरान है
बाकी हदीस की ऑथेंटिसिटी कोई नहीं, तो आज से कोई रूल हदीस के हवाले से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। कुरान को इसलिए वो नहीं छेड़ सकते कि कुरान की भी ऑथेंटिसिटी के हवाले से कई सवालात हैं, लेकिन ये एक इतना सेंसिटिव मसला है कि उसको वो छेड़ नहीं रहे। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, इमारात के जो मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहियान हैं, मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं, ये अब जानते हैं मॉडर्न ज़माने की ज़रूरतों को। दुबई तो देखें, इंडिपेंडेंस के बाद से ही वहाँ पे पब होते थे, शराब खाने होते थे, डिस्को होते थे, मुजरे होते थे, सब कुछ होता था। लेकिन वहाँ पे भी इस्लाम की, देखें एक बात मैं बता दूं कि हमारे जो साउथ एशियन मुसलमान हैं ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, हालांकि इनका इस्लाम से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। जबकि सऊदी अरब, दुबई वगैरह के जो अरब हैं, आप यकीन माने आज भी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, आज भी वो सब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। हम बैंक में, मैं जब रियाद बैंक में मैं काम करता था, तो कोई अलग रूम नहीं बनाया गया था नमाज के लिए। कहीं जैसे हमारे यहाँ ड्रामे होते हैं कि रमज़ान के लिए, अब जैसे मेरे बेटे की स्कूल से कल ईमेल आई कि रमज़ान शुरू हो गया है, तो हमने यहाँ पे लंदन में स्कूल में एक अलग कमरा बनाया है कि जिस बच्चे को रोज़े में ज़्यादा भारी पड़ रहा है तो उस कमरे में जाके आराम कर सकता है, वहाँ पे बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं मुसलमान बच्चे, और जब खाने का टाइम हो तो उनको दूसरों को खाना ना देख सकें और उनको खाने की तलब ना हो, इसलिए वो उस कमरे में जाके बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सऊदी अरब में ये सब ड्रामे नहीं होते। हाँ, ये है कि आप बाहर पब्लिक में खाना नहीं खा सकते, पब्लिक में पानी नहीं पी सकते, ये पाकिस्तान वगैरह में भी है, लेकिन सऊदी अरब में भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अलग मस्जिद बना के दी है हर कंपनी में। या ये हमारे रियाद बैंक में हम तकरीबन 15-17 लोगों का स्टाफ था, सारे मुसलमान थे। हाँ, कुछ अंग्रेज़ थे, क्योंकि मैं ट्रेनिंग सेंटर में था, तो इंग्लैंड से काफ़ी टीचर आते थे। 5 टीचर मैक्सिमम एक ज़माने में होते थे, 3 टीचर थे और 2 एडवाइज़र थे। तो उनके अलावा नमाज का टाइम होता था, तो मेरा एक दोस्त था आती बरक का, और एक यूसुफ था, एक फरहान था, तो ये आते थे, आरिफ यल्ला सलाह, हम जाते थे किसी भी खाली कमरे में। जो टीचर, हमारा ट्रेनिंग सेंटर था, तो ट्रेनिंग सेंटर में कई कमरे स्कूल की तरह क्लासेस बनी होती थी, जहाँ पे हमारा 6000 का पूरा रियाद बैंक का पूरे सऊदी अरब में स्टाफ था, उनके लिए ट्रेनिंग सेशन कराते थे। तो कोई भी कमरा खाली होता था, वहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ते, वापस आ जाते। अच्छा, ये लोग भी हमारे यहाँ क्या है, 17 रकात इशा की, 12 रकात ज़ोहर की, नहीं इतनी रकातें नहीं पढ़ते थे, ये सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ते थे। ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं, इशा के 4 फ़र्ज़ हैं, मगरिब के 3 फ़र्ज़ हैं, असर के 4 फ़र्ज़ हैं, फजर के 2 फ़र्ज़ हैं, जुम्मे के 2 फ़र्ज़ हैं। वह फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी चुपचाप 5 मिनट में, ना लंबी चौड़ी किरातें करते थे, ना लंबे चौड़े तबलीगें करते थे, नहीं। लेकिन फ़र्ज़ है, वो कहते थे नमाज फ़र्ज़ है ना, फ़र्ज़ पढ़ो, 3 रकात, 2 रकात, 4 रकात, जो भी है वो पढ़ कर निकल लो, फिर अपने काम में लग जाओ। तो मुसलमान के हिसाब से ये अपने फ़राइज़ को पूरा करते हैं। ज़कात का कोई ड्रामा नहीं करते, दिखाना कि इसको ये दिया हमने, इतना ये दिया, अखबारों में देना नहीं। ज़कात भी देते हैं टाइम पे, रोज़ा भी रखते, सब 15-20 हज नहीं करते। मुझे याद है कि मैं अपना एक दोस्त था अब्दुल्ला अल गामदी, मेरे साथ पढ़ता था, तो हम अक्सर वीकेंड ज़ाहिर वहाँ पे कोई मनोरंजन की कोई चीज़ होती नहीं थी, तो वीकेंड पे हम ताइफ, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, जद्दा से 2 घंटे की ड्राइव है, या तो उसकी गाड़ी में या मेरी गाड़ी में 2-3 दोस्त बैठे ताइफ चले गए, इधर उधर चले जाते थे। तो एक दिन मैंने इसको कहा ना, चल मदीना चलते हैं। कहता मैं ज़िंदगी में मदीना नहीं गया। वो उस वक्त 23-24 साल का लड़का था। तो हम मदीना गए, तो मदीना 3.5-4 घंटे की ड्राइव थी, पहुंच गए हम। वहाँ जाके इसने कहा, अब क्या करना है इधर? मैं कहा मस्जिद नबी में चलते हैं। कहते मैं आज तक गया ही नहीं, क्या करना होगा? मैं कहा नमाज़ पढ़ेंगे। और अब नमाज का टाइम था, फ़र्ज़ नमाज पढ़ी, इसने 2 रकात नफल पढ़ी, मस्जिद की एक नफल होते हैं, 2 रकात नफल पढ़ी, वापस आ गए। मैंने कहा तू मक्का गया है? कहता नहीं मक्का, हालांकि मक्का वहाँ से 1.25 घंटे की ड्राइव है, 67 किलोमीटर। एक दिन मैं इसको मक्का भी ले गया, वो हरम के अंदर भी नहीं गया, तवाफ भी नहीं किया इसने कहा यार बाहर बस 2 रकात हरम के सहन में पढ़ लेते हैं, फिर वापस चलते हैं।
मैं तो सिर्फ देखना चाह रहा था शहर कैसा है मक्का। तो ये लोग ज़्यादा ड्रामेबाजियों में नहीं पड़ते। तो एनीवे, आज देखें हमास ने अभी जो हॉस्टेजेस रिलीज़ किए और उसमें डेड बॉडीज़ भेजी कि ये लोग मर गए थे हॉस्टेजेस। तो सऊदी अरब के जो शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती हैं, उन्होंने कहा मैंने आज जो गज़ा में देखा ना, ये इस्लाम नहीं है, ये डिस्ग्रेस टू इस्लाम है और ये एक ब्लास्फेमी है। बड़ी बात कही है। इसी तरह अहमद अल हद्दाद ग्रैंड मुफ्ती इमारात ने कहा कि हमास ने इस्लाम को शर्मिंदा कर दिया है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा। तो ये तब्दीली है जो आई है। अब आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। देखें सऊदी अरब 1.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। सऊदी अरब में मैं जब रहता था तो 1 करोड़ की आबादी थी, आज 3.25 करोड़ की आबादी है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा शादियों और ज़्यादा बच्चों के वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं। सऊदी लोकल इनके जो ओरिजिनल सऊदीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो देखें इनकी इकोनॉमी टोटल पेट्रोल पे और हज उम्रे पे चलती थी। हज और उम्रा और पेट्रोल, ये इनकी इनकम होती थी और इतना ज़्यादा कुछ वो नहीं था। आज मक्का हम जब जद्दा से जाते थे या मदीना जाते थे तो रास्ते में सिर्फ रेगिस्तान होता था, लेकिन आज आप जद्दा से मक्का जाएं तो आधे से ज़्यादा रास्ते में आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। वहाँ कोई दरिया नहीं है, लेकिन वहाँ पानी की समस्या ही नहीं है कहीं। हमारे पाकिस्तान में कराची जैसे शहर में पानी नहीं है, वहाँ पे पानी की समस्या ही नहीं है। इन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करके अपने यहाँ डेवलपमेंट की है और आज इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, पाकिस्तान से 4 गुना इकोनॉमी है। इनको पता है कि रिलीजियस टूरिज़्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे पास तो मक्का मदीना है। इन्होंने रिलीजियस टूरिज़्म को इतना महंगा कर दिया कि पता है कि ऑब्लिगेटरी है, सब ने आना है, हर आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी पैसा जमा करके इधर आने के लिए तैयार है। तो उन्होंने एक रिलीजियस पिलग्रिमेज, एक रिलीजियस टूरिज़्म को इस हद तक डेवलप किया, 5 स्टार होटल्स बनाए, ये वो। अब ज़्यादा जिसके पास पैसा है वो ज़्यादा उम्रे हज करता है। सारे स्मगलर, सारे चोर बाज़ार रमज़ान में उम्रा करने मस्त जाएंगे, तो उनके लिए 5 स्टार बना दिया, ज़्यादा पैसा आएगा। फिर क्या होता है कि हदिया ख़रीदना होता है कि जो उम्रे या हज के लिए जाता है वो हदिया लेता है, वहाँ पे ख़रीदता है। तो वो हदिया ख़रीदता है तो ज़ाहिर है वहाँ की लोकल बिज़नेस डेवलप होता है। तो ये सब चीज़ें की हैं इन्होंने। अब सऊदी अरब के जो आप इम्पोर्टेंट स्टेप्स देखेंगे तो इन्होंने कई चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि नियोम प्रोजेक्ट इनका एक पागलपन वाला प्रोजेक्ट है और ये मैं समझता हूँ कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक मतलब गेम चेंजर प्लान है। फोर्ब्स मैगजीन लिखता है कि मिडिल ईस्ट की मोस्ट पावरफुल नेशन है ना सऊदी अरब है और 9th मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड है। पाकिस्तान इस्लाम का किला बनता है, ठीक है। वहाँ पे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट श्रिम्प फार्म बनाया है, नाकवा, 5200 हेक्टर्स पे। और सऊदी अरब हर साल 32 कंट्री को 1 लाख टन का सी फूड एक्सपोर्ट करता है। जब हम सऊदी अरब में रहते थे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह से मछलियाँ आती थीं। आज 1 लाख टन साल का एक्सपोर्ट कर रहा है 32 मुल्कों को। फिर जो इनका जो नियोम प्रोजेक्ट है वो तबाही है और 2030 में वो कह रहा है कंप्लीट हो जाएगा। अभी लोगों को यकीन नहीं आ रहा, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं यू नेवर नो। फिर सऊदी अरब दुनिया का स्मार्टेस्ट एयरपोर्ट 2030 तक बनाने का ऐलान किया है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो दुबई में बन रहा है। तो ये मैंने काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो गया, लेकिन मेरी ये स्पेशल रिपोर्ट है, मेरी एक रिसर्च है, पर्सनल इस पर मेरा एक्सपीरियंस भी है, तो मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा था। दुबई या इमारात की तरफ आते हैं तो मैंने भी दुबई में 2 साल जॉब की है नेशनल बैंक ऑफ शारजा में, और वहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक 7 स्टार लाइफ है लग्जरियस अमीर लोगों के लिए,
एक गरीब लोगों के लिए इतनी अच्छी लाइफ नहीं है, ठीक है, जो वर्किंग क्लास है और जो नीचे की जॉब्स करते हैं। पहले मैं बता दूं कि दुबई है ना, वो वहाँ पे कानून की बहुत सख्त पाबंदी है, और कानून की पाबंदी की वजह से दुबई में हर आदमी रहना चाहता है। क्योंकि देखें, एक अमीर आदमी है, उसको दुबई में क्या चाहिए? उसको दुबई में या कहीं भी वो रहता है तो उसको क्या चाहिए? उसको ये चाहिए कि मेरे परिवार, मेरे बिजनेस और मेरे सारे जो इन्वेस्टमेंट है, मेरे लोग हैं, उनको सिक्योरिटी मिले, क्राइम ना हो, मेरी इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी मिले, मेरा बिजनेस प्रॉस्पेरस। ये सब चीज़ें हैं। कानून की इतनी सख्त पाबंदी है कि चोर को हाथ काटने की सज़ा। देखें, ब्लास्फेमी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में कितने केसेस होते हैं, कितने लोगों को सज़ाए मौत हो जाती है, सर तन से जुदा के नारे लगते हैं। क्या सऊदी अरब इस्लामिक कंट्री नहीं है? इमारात इस्लामिक कंट्री नहीं है? आपने कभी सुना वहाँ पे ब्लास्फेमी की कोई सज़ा हुई हो? कोई करता ही नहीं है, ना कोई झूठा केस करता है। ज़्यादातर तो झूठे केस होते हैं ना। अब पाकिस्तान में बेचारा मरा हुआ हिंदू वहाँ पे रह रहा है, वो क्या प्रॉफिट मोहम्मद को गाली देगा या कुरान को फाड़ेगा? ये सब झूठे केस होते हैं जो ज़ाती खुंदक में निकालते हैं ज़्यादातर। तो वहाँ पे क्यों नहीं होता? लेकिन वहाँ पे चोर की सज़ा हाथ काटने की है। हमने खुद देखा है। मक्का जाते थे हम, जुमेरात की शाम को हम चले जाते थे, बैंक से छुट्टी होती थी, इसके बाद चले जाते थे मक्का। मेरे फादर जब रहते थे तब तो हम हर हफ्ते जाते थे, और मैं जब अकेला भी रहता था तो मक्का में मेरे ज़्यादातर मेहमान दोस्तों की दुकानें थीं और कामकाज था, तो मैं वहाँ पे अक्सर चला जाता था। हरम शरीफ में सो जाते थे। तो ये कि हर हफ्ते जुम्मे की नमाज के बाद हरम शरीफ के बाहर हाथ काट देते थे चोर को, कत्ल की सज़ा, सरतन से जुदा, जल्लाद तलवार लेकर ठक, लोग खड़े होकर सब देख रहे होते थे, और फिर एम्बुलेंस में लाश डाली, लेके चले गए, ख़त्म। ये आज के ज़माने में कहते हैं बहुत सख्त कानून है, लेकिन उसका नतीजा भी तो देख लेना आप। नमाज का टाइम होता था, आज तो पता नहीं है। मैं तो अब आखिरी 2007 में किया था, जब मैंने मेयर से रिज़ाइन किया था, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि हमने तुम्हें इतने हज उम्रे कराए हैं, अब हम भी आखिरी स्टेज पे हैं लाइफ के और चल भी नहीं सकते, व्हील चेयर पर जाना होगा, तो तुम हमें उम्रा करा दो। हज तो हम कर नहीं सकते, हमारी इतनी ताकत नहीं है जिस्म में, क्योंकि हज इज़ लेंथी एंड वेरी टफ। तो मैंने अपनी छोटी बहन को तैयार किया कि तुम हमारे साथ चलो, तो एक व्हील चेयर तुम पकड़ो, एक व्हील चेयर मैं पकड़ता हूँ। तो मैं इनको उम्रा कराने ले गया था। तो आखिरी 2007 में मैंने देखा था, अब तो 18 साल हो गए, बहुत तब्दील हो गया है। तो आज आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन उस वक्त ये होता था कि नमाज का टाइम होता था ना, तो दुकानदार दुकान खुली छोड़ के चले जाते थे। बाहर टेबल पे इनका सामान पड़ा होता था, खुली छोड़ के चले जाते थे। कोई सीसीटीवी वगैरह तो होते नहीं थे, लेकिन यह है कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी। इसके अलावा हड़तालें, आंदोलन, आप कहेंगे ये तो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है, लेकिन इसका नतीजा भी देख लेना। दुबई में आपको शराब भी मिलेगी, जुआ भी मिलेगा, सिनेमा भी मिलेंगे, लेकिन क्राइम नहीं मिलेगा। तो फिर हर आदमी दुबई जाने को तैयार क्यों है? आज दुनिया में फेवरेट डेस्टिनेशन मिलियनर्स के लिए दुबई है। तो इन कंट्रीज़ ने अपने आप को इतना हद तक डेवलप किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आपके सामने मैं दुबई के कुछ प्रोजेक्ट्स रखूँगा। दुबई ने लूप बनाने शुरू किए हैं। ये हाई स्पीड लूप्स, इको फ्रेंडली, 160 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे और अंडरग्राउंड होंगे, ताकि उससे कहीं आपको मसला नहीं होगा। 1 घंटे में 1 लाख पैसेंजर को हैंडल कर सकते हैं। फिर क्राइप्टो ब्लॉकचेन, फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, आपको पता है क्राइप्टो करेंसी है, उसके हवाले से दुबई ने बड़े कानून बनाए और काफ़ी चीज़ें की और काफ़ी अट्रैक्शंस दिए। 2031 एक एम्बिशन का डिकेड डिक्लेयर किया है, और काफ़ी हद तक इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिजिटल इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रहा है। इत्तेहाद रेल है जो है वो रिवोल्यूशनाइज किया है।
आप यकीन माने हम सऊदी अरब में रहते थे, वहाँ रेल का सोच भी नहीं सकते थे। टेरेन ही ऐसा है, माउंटेनियस टेरेन है और ये वो। आज हाई स्पीड ट्रेन हैं। गाड़ियों में हम मक्का मदीना जाते थे जद्दा से, क्योंकि सी पोर्ट पे पहले तो मेरे नाना नानी दादा दादी सब लोग हज पे जाते थे तो शिप में जाते थे। सफ़ीना हज्जाज, सफ़ीना आबिद, सफ़ीना शम्स, हम उनको कराची पोर्ट पे छोड़ने जाते थे, तो वो जद्दा एयरपोर्ट पे सी पोर्ट पे उतरते थे और फिर वहाँ से गाड़ियों में बैठ के जाते थे। मेरे परदादा आजक से गए थे, इंडिया के आजक से हज करने गए थे, तो वो ऊंट पे बैठ के आजक से पोर्ट तक गए थे और पोर्ट से शिप में बैठ के जद्दा गए थे और फिर जद्दा से ऊंट पे बैठ के मक्का गए थे। हम लोग भी गाड़ियों में जाते थे। आज हाई स्पीड ट्रेन हो गई हैं, 1.5 घंटे में मदीना पहुंचा देती है, आधे घंटे में मक्का पहुंचा देती है। मेट्रोस, ये सब चीज़ें तसव्वुर से बाहर थी, आज इन्होंने तरक्की की है। पाकिस्तान में तो अंग्रेज़ जितनी रेल की लाइनें बना के गया था उससे आधी रह गई हैं, नई तो कोई नहीं बनी, कोई नया ट्रेन स्टेशन नहीं बना, वही सारे पुराने स्टेशन हैं पुराने। लेकिन इन्होंने तरक्की की। आप कहेंगे पैसा है, तो पैसा यार पाकिस्तान से भीख मांगते थे सऊदी। मेरी नानी हज के लिए गई थी 72 में, तो मेरे मामू और मेरी खाला ये तीनों गए थे, तो बड़े बड़े बोरे और बड़े बड़े संदूक स्टील के, उसमें सामान, बर्तन, आटा, चावल सब लेके गए थे। वापसी पे कुछ नहीं था, तो हमने कहा क्या क्या हुआ, तो बोले वो बद्दू वहाँ पे खड़े होते थे कि जाते जाते हमें यह हदिया दे जाओ। तो हम अपने बर्तन और अपना बचा हुआ खाना पीना, चूल्हे, ये सब चीज़ें दे के आए। बिस्तरे लेके जाते थे, गद्दे और तकिए और सब दे के आते थे। सऊदी अरब पाकिस्तान पे डिपेंडेंट था 50s और 60s में, तो इन्होंने ठीक है पेट्रोल से पैसा कमाया। आप भी तो गरीब नहीं थे ना। पाकिस्तान की इकोनॉमी तो एशिया की टाइगर इकोनॉमी कहलाती थी, लेकिन नीयत में फितूर है। आज भी आपके जो रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान सिंध से आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। मतलब आप एक मामूली आपको मिसाल देता हूँ कि ये जो डाकू हैं, आर्मी के ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, जजेस और सिविल ब्यूरोक्रेसी, आप इन सब ने जितना माल बनाया है वो निकाले ना, तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियन नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर बनेगा, जो इन्होंने पूरी दुनिया में माल बनाया हुआ है। छोटे से छोटा ऑफिसर भी डॉलर्स में मिलियनर है। छोटे से छोटा ग्रेड 14 का 15 का ऑफिसर भी बिलियनर है। मैं तो अपने एमकेएम के लोगों को देखता हूँ, मैं कम से कम 500, आपको गारंटी के साथ कहता हूँ 500 एमकेएम के लड़के हैं जिन्होंने अरबों रुपए में इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ज़्यादातर की फैमिलीज बाहर सेटल हैं। तो आप सोचें कि ये जो लूट मार की गई है, जो करप्शन, ये अगर लगाते पाकिस्तान में तो आज पाकिस्तान कितनी तरक्की करता। तो नीयत की बात है। वहाँ की लीडरशिप अपने वहाँ पे क्यों आंदोलन नहीं होता? सऊदी अरब, दुबई वगैरह में कभी आपने देखा कि किसी आम अरब ने, ये नहीं है कि वहाँ बोलने की इजाज़त नहीं, ठीक है नहीं है बोलने की इजाज़त, लेकिन उनको इतनी खुशहाली रखी है। आपको एक भी सऊदी नहीं मिलेगा जिसके पास गाड़ी नहीं है, अपना घर नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ थी हमारे रियाद बैंक में और नेशनल बैंक ऑफ शारजा में भी। मैं ट्रेनिंग सेंटर में था। वहाँ के इमाराती जो दुबई के और शारजा के में, हमारी नेशनल बैंक ऑफ शारजा थी दुबई में, और उनके जो नेशनल थे जो अपने, उनके यंग लड़कों की लड़कियों की ट्रेनिंग होती थी। और सऊदी अरब में उस ज़माने में लड़कियां नहीं होती थी, तो 6000 का हमारा रियाद बैंक का स्टाफ था, उसमें हम सऊदी लोगों को ट्रेन करते थे। और गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती थी कि आपको अपना सऊदी एम्प्लॉइज़ रखने। अब मेरे ट्रेनिंग सेंटर में जो 3 यंग लड़के लाए गए थे, उसमें एक का काम था कि रोज़ के जितने लेटर आते हैं ना, वो रजिस्टर में इंदराज करना। रोज़ के बहुत हुए तो 25 लेटर आते थे। आपने एक लाइन में कहाँ से आया, कौन सी तारीख को आया, रेफरेंस नंबर क्या था और किस डिपार्टमेंट, मतलब किस ऑफिसर के लिए था, दैट्स इट। पूरा दिन उछलते रहते थे, खेलते कूदते रहते थे। यंग लड़के थे। वो फरहान नहीं था, हारून था, हारून फतानी था, यूसुफ बहनुल था, अब्दुल्ला गामदी था। ये 3 लड़के थे। ये 3 मिलकर जितना काम करते थे ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं अकेला कर। और फॉरेनर्स को ज़्यादा काम करना पड़ता था।
और उन्हें इसलिए अपना 100% देना पड़ता था। मेरी सैलरी थी 4,400 रियाल, और इन 3 यंग लड़के जो स्टूडेंट टाइप के थे उनको जो लाया गया था उसमें किसी की भी 6,000 रियाल से कम सैलरी नहीं थी। तो अपने सऊदियों को नवाजते थे। फिर लोन्स की फैसिलिटीज़, शादी होती है 50,000 रियाल सरकार दे देती है, जाओ अपना घर लो। मतलब आपने अपनी आवाम को इतना खुशहाल रखा है, फिर आपने क्राइम नहीं रखा। क्या चाहिए और आम आदमी को? आपको क्राइम करने की ज़रूरत भी नहीं रहती क्योंकि आप इतने खुशहाल हैं। फॉरेनर्स की बात और है, वो कहते हैं भाई तुम अपने काम करने आए हो, काम करो, जाओ, हम तुम्हें क्यों फजूल में पैसा दें या कुछ करें। अब सऊदी अरब में मेरे मेमन लड़के होते थे, वो क्या करते थे, ज़्यादातर उस ज़माने में को उम्रे के वीज़ा पे आते थे, और तीसरे चौथे दिन से माल बेचना शुरू करते थे। छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स थैले में भर के, अब कहीं पार्किंग में कोई जूस सेंटर है वहाँ पे उसके पार्किंग में खड़े हो जाते थे। पार्किंग में अब औरतें बच्चे गाड़ी में बैठे होते थे, आदमी भी गाड़ी में बैठा होता था, वेटर आता था, जूस वूस सर्व करता था, वहाँ पे वो लड़के माल बेचते थे। या जुम्मे के बाद मस्जिद के बाहर चादर बिछा के जूते रख दिए, जॉगर्स रख दिए, कोई और चीज़ें रख दी, बेचना शुरू करते थे। 5-5 रियाल, 2-2 रियाल, 10-10 रियाल, और ठकाठक आधे घंटे में अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। अब जब तक वो पकड़े नहीं जाते, क्योंकि वीज़ा तो इनका 1 महीने का होता था उम्र का, वीज़ा ख़त्म, वो इलीगल रहते थे, जब तक पकड़े नहीं जाते थे पैसा कमाते रहते थे। वो 10-10, 20-20 आदमी एक एक कमरे में रहते थे। ऐसे भी हमने देखे हैं, मेरे दोस्तों के घरों पे मैं जाता था कि बारियां होती थी सोने की, कि जगह नहीं है तो एक आदमी सो जाए तो फिर दूसरा सोता था, इस तरह का। इसी तरह दुबई में भी गरीब आदमी जो है, जो 1,000 दरम या 2,000 दरम की जॉब कर रहा है, उसकी लाइफ बहुत टफ है। हमारी भी, हम लोअर मिडिल क्लास कहलाते थे कि हम बैंक में काम करते थे, लेकिन ज़रा हमने अपना खर्चा वर्चा ज़्यादा रखा था। मैंने शराब वराब भी दुबई में पीनी शुरू की थी, तो मैं पब भी जाता था, रेगुलर जाता था वहाँ पे, हफ्ते में 1-2 बार दोस्तों के साथ बैठ के। अच्छे कपड़े पहनते थे, कमरा रखा था, एक अपार्टमेंट था जिसमें एक कमरा पूरा लिया था, वहाँ पे एक कमरे में 10 सोने के आदि होते थे, तो हम खर्चा कर लेते थे जो कमाते थे। लेकिन बहरहाल वो जो फॉरेनर है उसको भी कम से कम ये तो पता है कि मुझे यहाँ पे कोई गलत केस में नहीं फंसा देगा, कोई मेरे साथ जुल्म नहीं करेगा, ठीक है, पे कम है, तो ये है। तो अजीज़ दोस्तों, ये था मेरा आज दुबई इमारात के हवाले से, सऊदी अरब के हवाले से आपके सामने प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों। अगर प्रोग्राम पसंद आए तो काइंडली सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।